बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 31, लास्ट लेक्चर, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट हम जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद गुडविल अकाउंटिंग को उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मेजॉरिटी ऑनरशिप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मेजॉरिटी ऑनरशिप क्या है, इसके हमने बात की है। मेजॉरिटी ऑनरशिप वो ऑनरशिप होती है कि जिसमें जो शेयर होल्डर है उसके पास 50% से ज़्यादा ऑनरशिप होती है। सपोज्ड अल्फोंस ओनली बॉट 80% ऑफ गिस्टन। ये हमने पिछले जो है लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंटरनल जो है इंटर जो ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए ओन्ड बाय अल्फोंस, ये 80% जो है ये अल्फोंस ने इन्होंने जो है 80% शेयर जो है परचेज किए हैं। जो 20% के इसके पास ओन्ड बाय अदर माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो 20% है ये वो और के पास है। अब यहाँ पे बात हो कि यहाँ पे जो 80% है इसमें मेजॉरिटी ऑनरशिप का जो मेथड है वो यूज़ होगा, ठीक है, जिसको हम इक्विटी मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे जो 20% है ओन बाय माइनॉरिटी इन्वेस्टर, यहाँ पे अकाउंटिंग का मेथड यूज़ होगा जो कि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जो है माइनॉरिटी ऑनरशिप के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो रिफ्लेक्ट अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन गिस्टो। अब इस इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेक होल्डर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ये। अब प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अवेलेबल टू शेयर होल्डर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है उसकी बात करते हैं एसेट और लायबिलिटी की। और इसको यहाँ पे इस एग्जांपल से हम देखते हैं और इसको जो है एक्सप्लेन करना यहाँ पे। तो फर्स्ट वन है मेजॉरिटी ऑनरशिप माइनॉरिटी इंटरेस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एसेट्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास लायबिलिटी भी गिवन है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो वैल्यू हमने अजम्पशन बेस ली थी उसी वैल्यू को हम आगे लेके जाएंगे। तो ये भी सेम वही वैल्यू है, यहाँ पे एलिमिनेशन है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो है ये सारी इसकी वैल्यू दी है। और यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 55 मिलियन 2 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा 7 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हम इसको देख रहे हैं जो हमारे पास क्रेडिट कौन से हैं और डेबिट कौन से हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल मिला के यहाँ पे 0 में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 37.1 मिलियन ये जो है गुडविल की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इसी तरह लायबिलिटी में भी देखें तो उसकी में भी जो है सेम वैल्यू आ जाती है। तो नेक्स्ट जो है इसके हम बात करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंड एनिमिलेटिंग एंट्री जो है। अब जो कॉमन स्टॉक जो है हमारे पास जो हम डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे वो 8 मिलियन है यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट एंड गिस्टोन जो है वो कितनी है, वो 6.4 मिलियन है। और इसी तरह माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गिस्टोन कितनी है, 1600,000 है। तो टोटल ये भी जो है 8 मिलियन इसकी वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट जो है इसमें टू एलिमिनेट 100% ऑफ गिस्टन स्टॉक होल्डर इक्विटी अगेंस्ट अल्फोंस प्रोपोर्शन 80% इन्वेस्टमेंट इन द नेट एसेट इन गिस्टोन एंड टू सेट अप दी 20%, जिसका हमने पिछले जो है ग्राफ में देखा कि 20% जो है वो उसकी जो है बैलेंस शीट में हम अगर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है नोट लिखा हुआ है 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 मिलियन बुक वैल्यू ऑफ गिस्टोन नेट। जो तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशन है एंट्री बी एंड सी की, जो कि हमारे पास पिछले स्लाइड्स में था, ठीक है, उसके बेस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट जो है हमारे पास 2.4 मिलियन और गुडविल जो है गुडविल 100,000 है, और इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट को तो 3.6 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। अब जो यहाँ पे ये जो इम्पॉर्टेंट नोट है उसको देखें। टू एलोकेट द एक्सेस 3.6 मिलियन ऑफ द प्राइस पेड फॉर गिस्टन शेयर 10 मिलियन और अल्फोंस प्रोपोर्शन इंटरेस्ट इन द बुक्स वैल्यू ऑफ गिस्टन नेट एसेट 80% ऑफ 8 मिलियन इसको 6.4 मिलियन एंड टू रिवैल्यू फिक्स एसेट एंड सेट अप गुडविल ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब इसके जो
रिमेनिंग अमाउंट है वो हम उसमें ऐड कर देते, जो हमारे पास 1.46 है, 64 है यहाँ पे, वो वाली अमाउंट। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग गुडविल की, ठीक है। ये जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग गुडविल की। अब गुडविल की अगर हम बात करें, गुडविल अराइजेस व्हेन द परचेज प्राइस पेड फॉर इन अदर बिजनेस एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 मिलियन है परचेज प्राइस, ठीक है, 0.5 मिलियन, 1.5 मिलियन एंड 8 मिलियन। तो यहाँ पे जो गुडविल है ये 0.5 मिलियन है। एक्सेस ऑफ नेट जो कि है उसके ऊपर की जो अमाउंट होती है, ठीक है। नेट एसेट जो है वो कितनी है यहाँ पे एलोकेशन के बेस पे। इसको हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल से, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्योरली। Prior to 2002, acquired goodwill in the US was amortized to income over a period not exceeding 40 years। 40 ईयर से जो है उसकी जो है वो एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू SFAS नंबर 1 for no longer permits amortization but instead required periodic impairment test, जिसके हम पिछले बात कर चुके हैं। अब इम्पेयरमेंट की बात करते हैं गुडविल में, ठीक है। अब तो ये फुल चार्ट है यहाँ पे, इसको मैं जो है थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, ऐसे जूम इन किया है। अब जो स्टेप 1 है हमारे पास वो है यहाँ पे हमारे पास कंपेयर फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट विद दी इट्स बुक वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है कि हमने फेयर वैल्यू जो है उसको बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट यूजिंग स्टॉक प्राइस और सम कम्बिनेशन ऑफ अदर मेथड। स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक प्राइस के मेथड से इसको देखना है या फिर कोई और मेथड यूज़ करना है, लेकिन पहले स्टॉक मेथड इंक्लूडिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, कंपेरेबल मल्टीपल एटसेट्रा। इसी तरह ये जो है हमने ये जो है 3 मेथड यूज़ करके शेयर को जो है वो हमने इसकी रिपोर्टिंग देखनी है। इज द फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट ग्रेटर देन बुक वैल्यू। तो फिर अगर जो फेयर वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ग्रेटर है, अगर येस है फिर हम क्या करेंगे, नो है तो अगर येस है तो हमारे पास एम्पेयरमेंट टेस्ट एंड। तो यहाँ पे एम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो एंड हो जाता है। देयर इज नो चार्ज टू अर्निंग, तो उसकी अर्निंग पे कोई चार्ज नहीं होती। लेकिन अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से जो है इंक्रीज नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल टू रिकॉर्ड वैल्यू। तो फिर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लाइड फेयर वैल्यू है वो गुडविल की वो रिकॉर्ड करते हैं। एलोकेट फेयर वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 द एसेट एंड लायबिलिटी इन द रिपोर्टिंग यूनिट। फिर हम इस बेस पे इसकी जो है रिपोर्टिंग करते हैं। फिर एम्प्लॉयड गुडविल फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो इस तरह हम जो है अपने एम्प्लॉयड गुडविल की वैल्यू निकालते हैं कि जो हमारे पास फेयर वैल्यू होती है रिपोर्टिंग की उसमें से हम माइनस करते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू हम उसमें से माइनस करते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। और एट द एंड में जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग गुडविल। अकाउंटिंग गुडविल में इम्प्लीमेंटिंग दी एम्पेयरमेंट टेस्ट। यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन को देखते हैं। अज्यूम दैट एग्रेसिव कंपनी एक्वायर्स ऑल ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक ऑफ स्लो ग्रोथ कंपनी अर्ली इन 2005 फॉर 100 मिलियन, ठीक है, वो एक्वायर करती है, ठीक है। उसके बाद ऑन दैट डेट द आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ स्लो ग्रोथ हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 80 मिलियन रिजल्टिंग इन रिकॉर्डेड गुडविल ऑफ 20 मिलियन। जो गुडविल जो है उसमें 20 मिलियन रिकॉर्ड करती है, ठीक है। बाकी जो इसकी वैल्यू है फेयर वैल्यू वो 80 मिलियन है। एग्रेसिव असाइंड 15 मिलियन ऑफ द गुडविल टू रिपोर्टिंग यूनिट एंड 5 मिलियन टू रिपोर्टिंग यूनिट बी। अब जो यूनिट ए के लिए है वो 15 मिलियन जो है वो रिकॉर्ड कर दिए और यूनिट बी के लिए 5 मिलियन। On December 31st, 2000, Aggressive performed an impairment test and determined the following: Unit A and Unit B, ठीक है। Fair value of reporting unit including goodwill 60, यहाँ पे 45, book value of reporting unit 75, 35, as goodwill impaired, यहाँ पे yes है और यहाँ पे no है।
ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फेयर वैल्यूज ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट ऑफ एक्सेसिव गुडविल 50 10 15 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करते, जो कि हम नेक्स्ट जो है इसमें स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग 142 सेज impairment must be tested at least annually or when there is a reason to suspect that the value of goodwill has been diminished. फर्स्ट वन है circumstances that might prompt an impairment test include, कौन कौन सी है ये 5 किस्म की हैं यहाँ पे। significant adverse change in business climate, ठीक है, अगर चेंजिंग आ जाती है बिजनेस क्लाइमेट में, या फिर एडवर्स रेगुलेटरी एक्शन या रेगुलेटरी एक्शन जो है उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है। अनएंटिसिपेटेड कंपटीशन, या अगर इसी तरह की कोई कंपटीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉस ऑफ की पर्सनल, ठीक है, या कोई पर्सनल लॉस हो जाता है। द रिपोर्टिंग यूनिट टू विच द गुडविल इज अटैच इज लाइक टू बी सोल्ड, या फिर जो रिपोर्टिंग यूनिट है जो कि सोल्ड आउट किए जाते हैं, जो कि गुडविल के साथ अटैच किए थे और वो फिर सेल आउट कर दिए, उसकी जो है ये सर्कमस्टेंस होती है, ठीक है, जो कि इम्पेयरमेंट टेस्ट में इंक्लूड होती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद गुडविल इम्पेयरमेंट टेस्ट में देखें हमारे पास कंपनी नेम है ये डिफरेंट फॉर द ईयर एंड, जो है अमाउंट ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये 10 कंपनी के नाम गिवन हैं, ठीक है, और ईयर भी गिवन है 2002, और इसके अलावा अमाउंट इन मिलियन में गिवन है अमाउंट ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट। देखिए जो फर्स्ट वन है 98,920, फिर 16, फिर 7, फिर इसकी जो है देखिए गुडविल की जो अमाउंट है इम्पेयरमेंट की वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऊपर वालों की देखें तो। नेक्स्ट में हमारे पास है परचेज मेथड इंट्यूशन, देखिए परचेज ए बायज बी, ठीक है। अब देखिए ए जो है वो ओनर है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, शेयर परचेज करता है ए से, ठीक है, और ये कैश देता है बी को, ठीक है। कौन, ए परचेज करता है बी से, ठीक है। अब सर्वाइविंग शेयर होल्डर आर दोज ऑफ ए, तो सर्वाइविंग शेयर होल्डर कौन है, ए, क्योंकि ये परचेज कर रहा है। देयर हैज बीन अ चेंज इन ऑनरशिप, तो यहाँ पे ऑनरशिप में चेंज हो रही है, यहाँ पहले बी के पास थी ऑनरशिप, अब ए के पास आ रही है ऑनरशिप, ऑनरशिप चेंज हो रही है, कैश जो है बी के पास जा रहा है, ऑनरशिप ए के पास। वेरियस एसेट आर रिटर्न अप टू द फेयर मार्केट वैल्यू, तो जितनी भी एसेट है वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो रिपोर्ट किए जाएंगे। द एक्सेस ऑफ एनी ऑफ परचेज प्राइस और एफ एम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट इज असाइंड टू गुडविल। गुडविल इज नॉट अमोटाइज बट इट इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। जो गुडविल है वो तो अमोटाइज नहीं की सकती, ठीक है, बल्कि उसको जो है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के थ्रू उसकी वैल्यू निकाल के फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब सेम उसी तरह, ठीक है। अब सर्वाइविंग शेयर होल्डर्स इंक्लूड दोज ऑफ ए एंड दोज ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शेयर्स की बात हो रही है, शेयर जो है बी ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर हैज़ नॉट बीन अ चेंज इन ऑनरशिप, यहाँ पे कोई ऑनरशिप में चेंज नहीं आ रही, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। नेट एसेट रिमेन एट बुक वैल्यू, जो नेट एसेट है वो बुक वैल्यू में उसी तरह ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। द परचेज प्राइस डज नॉट अपीयर ऑन द कंसोलिडेटेड बुक, और जो परचेज प्राइस है वो भी उसकी जो है वो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो। नो गुडविल इज रिकॉर्डेड, गुडविल भी रिकॉर्ड नहीं जब जो है ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद दिस अप्रोच इज़ नो लॉन्गर परमिटेड, ठीक है, लेकिन ये अप्रोच जो है इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, जब इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब नहीं होती तो फिर रिपोर्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। अब इसी तरह ये जो हमारे पास है हाउ एट कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस, अब 2001 एंड 2000 की हमारे पास वैल्यू दी है, ठीक है। 1 by 1 वैल्यू तो रीड करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है अमाउंट रिपोर्टेड बिफोर द सीमा एक्विजिशन इन अप्रैल 2002, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सपेंसेस देखते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग बिफोर टैक्सेस एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाते हैं। तो नेट इनकम जो है ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे जो है नेट इनकम के बेस पे जो है फिर उसको आगे देखते हैं उसके रिजल्ट। अंडरस्टैंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी देखते हैं बेस्ड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है।
रेट ऑफ ग्रोथ, रेट गिवन होता है तो उसके बेस पे आप जो है इससे रेट ले लेते हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद जो है फिर उसकी जो है वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये मोस्टली जो है, बाकी जो है इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो